तो दोस्तों टाइटन कंपनी के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एज ऑलवेज इनके बेसिक फंडामेंटल्स के साथ। तो आप देखेंगे कि टाइटन कंपनी का साइज कितना बड़ा है। ये करीब है 4 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। इनका पी जो है वो 77 का है। आरओसी इनका 25 के आसपास का चल रहा है और आरओई इनका है 37.7 का। फेस वैल्यू इनकी क्या है 1 है। तो कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होगी उसकी फेस वैल्यू 10 होगी और जितनी बार स्प्लिट होगा उतना उसका प्राइस हाफ हो जाएगा। जैसे अगर कंपनी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुई तो उसकी फेस वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये आप सर्च करेंगे पहली चीज़। और अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 1 है तो इसका क्या मतलब है कि वो कितनी बार स्प्लिट हो चुकी है, ये दूसरी चीज़ आपने सर्च करनी है। तो ये जो भी मेरी टीचिंग है वो तभी इंटरेक्टिव बन सकती है जब आप खुद चीज़ें सर्च करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को कंटिन्यू बढ़ा सकें। अगर आप बेसिक्स से सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो ये आप लोगों के लिए 2 काम है कि फेस वैल्यू 10 है, अगर वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है तो उसकी फेस वैल्यू कितनी रह जाएगी, और अगर किसी स्टॉक की फेस वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कितनी बार स्प्लिट हो चुका है। ये 2 चीज़ें आपने सर्च करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि टाइटन का काम क्या है। तो आपने अधिकतर टाइम ये सुना होगा कि टाइटन की वॉचेस होती हैं, लेकिन क्या टाइटन सिर्फ वॉचों तक ही सीमित है या उसके और भी काम है? तो उसको देख लेते हैं। और उसको देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करना कि बेसिकली कंपनी के ब्रांड कौन-कौन से। देखिए टाइटन एक कंपनी है और कंपनी के बहुत से ब्रांड होते हैं जो कि कंपनी के नाम से ना होके अलग-अलग नामों से होते हैं। तो अधिकतर लोग ब्रांड को कंपनी समझ लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड ही कंपनी हो। जैसे क्या होता है, एक ही चीज़ के मल्टीपल ब्रांड हो सकते हैं, ठीक है? तो जैसे क्या होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो सर्फ एक्सेल भी वही बनाता है, व्हील भी वही बनाता है, ठीक है? तो दोनों क्या है, उसके ब्रांड है, वो कंपनी नहीं है। तो अधिकतर हम लोग क्या सोच लेते हैं कि सर्फ एक्सेल कोई और बना रहा है, व्हील कोई और बना रहा है, लेकिन वो ब्रांड के नाम है। व्हील क्या है, लोअर मिडिल क्लास इनकम के लोग होते हैं, उन लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया। सर्फ एक्सेल क्या है, थोड़ा हायर कैटेगरी के लोगों को, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उन लोगों के लिए बनाया गया। और ऐसे ही अगर आपकी इनकम ज़्यादा होते जाती है तो उस अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की क्या होती है, वैल्यू भी बढ़ती जाती है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, तो अब क्या है, हम लोग टाइटन की क्या करते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं और देखेंगे कि इसके कौन-कौन से ब्रांड हैं। तो ये हमारे पास एक ब्रांड का सेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि टाइटन के पास सबसे पहले तो वॉच एंड वियरेबल्स, जिसके लिए अधिकतर लोग टाइटन को जानते होंगे कि टाइटन क्या करा रहा है। टाइटन अपनी क्या बना रहा है, वॉचेस बना रहा है। टाइटन की क्लॉक्स हैं, टाइटन ऑक्टेन नाम से, रागा नाम से, जाइलिस नाम से, नेब्यूला नाम से, एज, फास्ट ट्रैक स्मार्ट। तो टाइटन के अलावा फास्ट ट्रैक भी टाइटन का ही ब्रांड है, सोनाटा भी टाइटन का ही ब्रांड है, ठीक है? तो इस तरीके से टाइटन के हीलियोस भी एक ये है, ये भी टाइटन के ब्रांड है। तो टाइटन के मल्टीपल ब्रांड है, ऐसा नहीं कि टाइटन कंपनी के नाम से जो वॉचेस बन रही है वही सिर्फ टाइटन की है। इसके अलावा भी टाइटन की डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस हैं। तो ये डिफरेंट वॉचेस भी क्या कर रही है, अलग अलग सेगमेंट के लिए हैं। जैसे क्या है, अगर हो सकता है टाइटन क्या कर रही है, हायर क्लास के लोगों के लिए है, तो हो सकता है सोनाटा लोअर क्लास के लोगों के लिए हो। फास्ट ट्रैक क्या हो, आप बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को टारगेट करके बनाई गई हो। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग ब्रांड निकालती है। तो कभी भी ये देखिए कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो हो सकता है कि आप एक ही कंपनी के मल्टीपल ब्रांड यूज़ कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास वॉच थी। उसके बाद आप ज्वेलरी सेक्शन में जाएंगे तो इनके पास बियॉन है, इनके पास तनिष्क है, इनके पास जोया है, इनके पास मिया है, इनके पास कैरेट लेन है। तो ये इनके क्या है, ज्वेलरी सेक्शन के ब्रांड है। तो तनिष्क शायद आपको पता हो कि इनका ब्रांड है, जोया शायद पता हो कि इनका ब्रांड है, मिया शायद पता हो आपका ब्रांड, इनका ब्रांड है। क्योंकि ये मिया नाम से क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये टाइटन कहीं पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को टारगेट करने के लिए अलग अलग तरीके के क्या करे गए, ब्रांड बनाए गए। इसके बाद आप लोग आईवीआर में देखेंगे तो सेम वही चीज, फास्ट ट्रैक्स के जो भी क्या है हमारे पास सनग्लासेस या दूसरी चीजें, वो क्या है, टाइटन बना रहा है। इसी तरीके से टाइटन आई प्लस नाम से अपनी सीरीज निकालता है, स्पेक्टिकल्स की सीरीज है। तो आप देखेंगे ये भी नहीं का है। इसके बाद ड्रेस वेयर में चले जाते हैं तो तनीरिया करके इनका एक ब्रांड है। फ्रेग्रेंसेज और फैशन में आप चले जाएंगे तो फास्ट्रेक के ब्रैग होते हैं, स्किन के जो परफ्यूम है वो भी टाइटन के हैं, और IRTH करके भी इनका एक ब्रांड है। तो ये सारे मल्टीपल ब्रांड है जो टाइटन के हैं, लेकिन क्या ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को क्या करे गए, टारगेट करके बनाए गए हैं, इसलिए इनके नाम अलग अलग रख दिए गए। तो ये सिंपल सा इनका बेसिक्स है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस आए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टाइटन आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियर बताया हुआ है कि रेवेन्यू जो है इनका ज्वेलरी से 85% आता है, और इनके क्या है, करीब 1,1091 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया, तनिष्क, मिया, जोया और कैरेट लेन के नाम से। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो ज्वेलरी सेगमेंट है इनका क्या कर रहा है, सारी जो भी सेल्स हो रही है उसका 85% जो उसमें हिस्सा है ज्वेलरी का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये हम बाद में जब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे हमारे काम आने वाली है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे पहुंच गए हैं टाइटन के। तो अब मार्च क्वार्टर टू मार्च क्वार्टर कंपेयर करेंगे हम, पहली बात तो। फिर हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल ऑलमोस्ट 15,000 CR के पास थी, जो इस बार बढ़ के हो गई 26,920, मतलब 27,000 करोड़ के आसपास होगी, जो लास्ट ईयर थी 15,000 करोड़ के आसपास। और सेम टाइम पे जहाँ एक्सपेंसेस इनके करीब 13,000 करोड़ के आसपास थे, वही एक्सपेंसेस अब बढ़ के 25,000 करोड़ के आसपास के हो गए, ठीक है?
तो इससे हुआ क्या, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर करीब 1500 करोड़ के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इस बार के मार्च क्वार्टर में 1900 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। अब यहाँ पर एक चीज हमको नोटिस करने वाली ये दिखेगी कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2025 मार्च क्वार्टर में था 10% का, और इस बार हो गया ये 7% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है कि सेल्स में से एक्सपेंसेस घटा के जो आपका प्रॉफिट बचा वो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसको जब हम परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर देते हैं वो हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इस बार 3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होने का क्या रीजन हो सकता है, उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो एक्सपेंसेस में जाने पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो करीब 83% पहुंच गई है। तो 83% मटेरियल कॉस्ट पहुंचने का मतलब है कि जिस चीज़ से इनकी ज्वेलरी बन रही है उनके प्राइस बढ़ गए, और ज्वेलरी बेसिकली किससे बन रही है, गोल्ड से बन रही है। और आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोग गोल्ड को क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में, बुलियन फॉर्म में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो उसके सिक्के, उसके जो ब्रिक्स होती हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ज्वेलरी बनाने पर ध्यान दें। क्योंकि ज्वेलरी बनाने पर क्या होगा, उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन जब आप गोल्ड को क्या करते हैं, केवल ब्रिक्स या हम लोग कॉइन के फॉर्म में खरीदते हैं, तो उससे उनके मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, उनमें नहीं पड़ते। तो उस वजह से क्या हो रहा है, इनकी मटेरियल कॉस्ट तो पड़ी, लेकिन इनका मेकिंग चार्जेस क्या हो रहा है, इनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्योंकि उनका मेन प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, मेकिंग चार्जेस और जो दूसरी चीजें ये लोग यूज कर रहे हैं उसके बेस पे ही बनना है। तो उसमें इतना कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं आना है। तो अब इनका जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे, लास्ट ईयर मैंने बताया जैसे कि कितना था, लास्ट ईयर था 1537 करोड़ के आसपास का, वो इस बार बढ़ के हो गया 1900 करोड़ के आसपास का। जबकि सेम टाइम में आप देखेंगे कि इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। डबल सेल्स होने के बावजूद इनका क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब आप बोल सकते हैं 400 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि सेल्स इतनी बढ़ गई लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम क्यों आया। सेल्स बढ़ी क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़े, गोल्ड के प्राइस बढ़े तो उनकी जो क्या होगी, गोल्ड बढ़ेगा तो मतलब क्या, इनका रॉ मटेरियल ही गोल्ड है। अगर वो 1 लाख में बिक रहा था तो क्या हो रहा था, इनकी सेल्स क्या होगी, 1 लाख के हिसाब से होगी। लेकिन अगर गोल्ड 1.5 लाख का हो गया तो उनकी सेल्स 1.5 लाख के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बच पा रहा है वो मैटर करता है। और जैसे जैसे क्या हो रहा है, इनकी सेल्स बढ़ी, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, इनका जो भी सेल्स है वो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो ये एक चीज रही। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमको ये देखना है कि इनका 85% रेवेन्यू जो है वो ज्वेलरी सेक्शन से आ रहा है। तो और ज्वेलरी के प्राइस, गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनकी सेल्स चाहे बढ़ जाए लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग ज्वेलरी से ज़्यादा अब क्या कर रहे हैं, कॉइन और ब्रिक्स खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी अदर इनकम पे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहां इनकी अदर इनकम थी करीब 116 करोड़ की, वहीं इनकी अदर इनकम हो गई 235 करोड़ की। और इन पे इंटरेस्ट था 252 सीआर का, और इस बार इंटरेस्ट हो गया 350 करोड़ का। तो इंटरेस्ट बढ़ा 100 करोड़ का, जो इनके प्रॉफिट में माइनस होगा। और सेम टाइम पे अदर इनकम बढ़ी करीब 110 करोड़ की, जो इनकी क्या होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस हो जाएगी। तो क्या हुआ, जितना इनकम बढ़ी उतना ही इंटरेस्ट बढ़ गया, तो दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। तो ओवरऑल बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, 10 से 15 करोड़ का चेंजेस आएगा इनके किसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते आते। तो आप देखेंगे जहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1200 करोड़ के आसपास था, वहीं पर क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार के क्वार्टर में 1577 करोड़ के आसपास का आ गया है। तो ये रहा। उसके बाद आप देखेंगे टैक्स था लास्ट ईयर 28% का, इस बार थोड़ा लोअर साइड है 25% का। तो लास्ट ईयर जहां नेट प्रॉफिट इनका 871 सीआर का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार 1171 सीआर का हो गया है। ठीक है, तो ये रहा इनका क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट ईयर से इस ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे जहां पर सेल्स इनकी लास्ट ईयर थी 60,000 सीआर की, वो इस बार पहुंच गई है एकदम से 87,584 सीआर की। तो आप देखेंगे इतना बड़ा मेजर चेंज एक बार में बहुत हार्डली इन पे आता है। 8 से 10 हजार करोड़ का इंक्रीज आता है, लेकिन एक ही बार में 30 हजार करोड़ का इंक्रीज आ जाए, ये देख बहुत बड़ी बात है। और इस बार ये टाइटन में हो रहा है, सेल्स इनकी बढ़ी है, लेकिन वही सेल्स क्या हो पा रहा है, उस हिसाब से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो आप देखेंगे जहां सेल्स में 30 हजार करोड़ का इंक्रीज आया, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ गए। तो 54 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ इनके क्या हो गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो करीब 26 हजार करोड़ से एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां लास्ट ईयर 5,500 करोड़ के आसपास, तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 8,300 करोड़ के आसपास का। तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया लास्ट ईयर जहां 9% था, इस बार वो 10% के आसपास का निकल के आया है। तो आप देखेंगे पहले क्या हो रहा था, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास रह रहा था। तो जब जब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के आसपास या इस तरीके से रह रहा है, तो उन ईयर्स में क्या हो रहा है, इनकी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है। और मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने का आपको मैंने मतलब समझा दिया। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे लास्ट ईयर जहाँ इन्होंने 487 सीआर की अदर इनकम जनरेट करी थी, इस बार की अदर इनकम है 452 सीआर की। इंटरेस्ट इन बार इनमें हायर साइड पे है, करीब 1180 करोड़ का, लास्ट ईयर था 953। डेप्रिसिएशन भी इस बार इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ लास्ट ईयर 4,535 करोड़ का था, वही क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 6,800 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे सेल्स हुई 60,000 करोड़ की लास्ट ईयर, प्रॉफिट था 4,000 करोड़ का। तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो करीब करीब कितना हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि करीब करीब 7.5% के आसपास। और इस बार सेल्स हुई है करीब 90,000 के करोड़ के आसपास, और इनका प्रॉफिट है करीब 6,000 करोड़ का। 90,000 करोड़ का सेल्स करने के बाद भी आप क्या कर पा रहे, 6 से 7 हजार करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे, क्योंकि इनका सेगमेंट ही ऐसा है कि उसमें मटेरियल कॉस्ट ही इतनी हाई रहती है कि उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाना, मार्जिन निकाल पाना बहुत चैलेंजिंग काम है। तो अब इन पे टैक्स लगने के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 3,337 करोड़ का था, वही रह गया 5,000 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला जुला के ये बात निकल के आई कि आपने सेल्स तो क्या करी, 30,000 करोड़ के आसपास से बढ़ा ली, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट केवल 1,700 करोड़ के आसपास ही बढ़ पाया ओवरऑल। ओके, तो ये इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा एनालिसिस रहा। उसके बाद अब हम लोग चले जाते हैं कि बैलेंस शीट पर। तो आप देखेंगे जो इनके पास रिजर्व है वो है 15,000 करोड़ का। बोरोइंग्स इनकी थोड़ा इस बार कम हुई है, लास्ट ईयर थी 20,000 करोड़, इस बार हुई है 14,000 करोड़ के आसपास, तो बोरोइंग्स करीब 6,000 करोड़ से कम हो गई है। उसके बाद इन पे ऐसा कोई खास करंट वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट इस बार 1,000 करोड़ के आसपास से इनकी इंक्रीज हो गई है। तो ये इनकी बैलेंस शीट का हाल है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं इनके शेयर होल्डिंग पर। तो आप देखेंगे कि लास्ट 3 साल से इनकी शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, 52.9%। तो एफ आई एस क्या, जहाँ 23 में 18%, 18.5 थे, वो अभी घट के 15.6% रह गए। उसके बाद डी आई आई जहाँ 10.4% थे, वही डी आई आई 14.8% हो गए। तो मतलब एफ आई आईज के सारे शेयर्स कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, डी आई आईज को ट्रांसफर हुए हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड टू स्ट्रॉन्ग होल्ड ही शेयर्स की सेलिंग हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि वो पब्लिक के पास आए। अब सेम टाइम पर आप देखेंगे कि जहां पब्लिक 17.9% थी, वही अब 16.34% है, मतलब पब्लिक के भी शेयर्स में ड्रॉप आया है। इसके बाद थोड़ा पब्लिक को और डिटेल में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पब्लिक है 16% की, उसमें से भी रेखा झुनझुनवाला के पास 4% के शेयर्स हैं। और आप देखेंगे कि रेखा झुनझुनवाला का एक दूसरा भी अकाउंट है जिसमें 1.07% के आसपास के शेयर्स हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 5% के आसपास के जो शेयर्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। तो ओवरऑल जो कि हमारे पास पब्लिक शेयर होल्डिंग है, उसमें से भी 5% शेयर जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, तो 11% शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो ये क्या है हमारा, आप बोल सकते हैं कि टाइटन का एनालिसिस है, जिसमें क्या है, सेल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें बहुत कम रह रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस है। तो आई होप आपको मेरा टाइटन का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस के पास टाइटन के शेयर्स अवेलेबल हैं, और हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।